हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम लोग महासागरीय जल और उसका परिसंचरण अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पर महासागर जो हैं विशाल जलराशि के भंडार हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर विद्यमान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग जो है ये महासागरों में पाया जाता है। सागरों और महासागरों का जो जल है ये खारा है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सागरों और महासागरों के जल में लवण घुले हुए हैं, तो लवण घुले होने की वजह से महासागरों का जो जल है ये खारा है और हम इसको सीधा मानवीय गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मानवीय गतिविधियों के लिए हानिकारक है। शेष 3% जो है मीठा जल है, जो धरातल पर हिम और बर्फ के रूप में तथा झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों में मिलता है। यानी पृथ्वी पर विद्यमान 100% जल में से केवल 3% जल ही मीठा जल है, जिसको हम मानवीय उपयोग में ला सकते हैं। महासागर स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को मृदुल बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महासागरों का वर्षा में एक अहम योगदान होता है। महासागरों से आने वाली जो जलवाष्प है, तो जलवाष्प को पवनें अपने साथ बहाकर लाती हैं और उसी से जो है कई स्थानों पर वर्षा भी होती है। तो महासागर जो है स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को मृदुल बनाते हैं। इन्हीं के जल से अधिकतर जलवाष्प बनती है, जिनसे बादलों का निर्माण होता है और पवनें इन बादलों को अपने साथ उड़ाकर लाती हैं या बहाकर लाती हैं और इनसे स्थानों पर वर्षा होती है। महासागरों का जल सदैव खारा होता है, लेकिन जल का जो खारापन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है। देखिए, महासागरों के जल में खारापन की जो मात्रा है ये अलग अलग है। कहीं पर इनके लवण की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं पर इनके लवण की मात्रा कम है। इसकी लवणीयता को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग ग्राम प्रति हजार में मापते हैं। यानी इसे ग्राम प्रति हजार में नापा जाता है। कहने का मतलब ये है कि 1000 ग्राम में लवण की मात्रा कितने ग्राम है, ऐसे करके हम इसको मापते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि सागरों और जो महासागरों का जल है यह कभी शांत नहीं रहता है। इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो इनमें 3 प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं? तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं जो हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तरंगों की बात करते हैं। देखिए, तरंगें जो हैं महासागरों की सतह पर पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण ये बनती हैं। यानी कि जो तरंगें हैं ये महासागरों की सतह पर जो हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उनके द्वारा जो जल ढकेला जाता है उसके इन तरंगों का निर्माण होता है। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगें मृदु या उग्र हो सकती हैं। यानी कभी कभी ये तरंगें काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाती हैं और कभी कभी ये मृदु हो सकती हैं। तूफानी तरंगें ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ जुड़ी ऐसी तरंगों से बहुधा जानमाल को भारी क्षति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पूर्वी तट है भारत का, यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो पूर्वी तट है, वहाँ पर अक्सर चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। तो उन चक्रवातों के साथ ये तरंगें भी आती हैं जो कि पूर्वी तट पर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद है ज्वार भाटा। समुद्र का जो जलस्तर है प्रतिदिन 2 बार नियमित अंतराल पर ऊपर चढ़ता है और ये नीचे उतरता है। समुद्री जल के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। देखिए, ज्वार भाटे की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रभाव जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी होता है। यहाँ पर दिखाया भी गया है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, या फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो पृथ्वी पर बृहद ज्वार आता है, यानी बड़ा ज्वार आता है। ज्वार भाटा में जल के उच्चतम स्तर को ज्वार और न्यूनतम स्तर को भाटा कहते हैं। देखिए, ज्वार भाटा जो है मानव जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ज्वार भाटा से मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने और नौ संचालन में सहायता मिलती है। देखिए, जब ज्वार भाटा आता है यानी ज्वार आता है तो ज्वार के समय तट के निकट जल की गहराई बढ़ जाती है, जिससे कि बड़े बड़े जो जहाज हैं ये पोताश्रय तक आसानी से आ सकते हैं और आसानी से वहाँ पर अपना हैंगर डाल सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है। इसके अलावा भारत में कुछ पत्तन ऐसे भी हैं जो कि ज्वार भाटा पर निर्भर हैं, जिनमें भारत में गुजरात का कांदला और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता जो है ये ज्वारी पत्तन है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो कलकत्ता जो है ये हुगली नदी पर स्थित एक पत्तन है। तो ज्वार जो है न केवल महासागरों को लाभ पहुंचाता है बल्कि ये नदियों को भी पहुंचाता है। जब देखिए नदियां जो हैं, जो नदियां समुद्र से जुड़ी हुई हैं, जब उन नदियों में ज्वार आता है तो नदियों की तली में जो गाद बैठी हुई है, सिल्ट बैठी हुई है, तो सिल्ट को हटाने में ज्वार मदद करता है, जिससे कि नदी की जो गहराई है बढ़ जाती है और बड़े बड़े जहाज उसमें आराम से प्रवेश कर पाते हैं। संसार के कई बड़े पत्तन जैसे लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क और रॉटरडम जैसे ऐसी नदियों के मुहानों पर स्थित हैं जहां पर ज्वार आता है। अब है महासागरीय धाराएं।
महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी महासागरीय धाराएं जो हैं, जैसे नदी का जल एक सीधी दिशा में बहता है, ठीक वैसे ही एक दिशा में ये बहती हैं। ये धाराएं जो हैं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति जो है 2 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। लेकिन कभी कभी महासागरों का जो जल है एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है। उस समय इनकी गति जो है 1 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। देखिए, महासागरीय धाराएं जो हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। तो विषुवतीय प्रदेशों से ध्रुवों की ओर बहने वाली जो धाराएं होती हैं ये गर्म धाराएं होती हैं, क्योंकि ये विषुवतीय क्षेत्रों से जो गर्म जल है ये ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय प्रदेशों की ओर बहने वाली जो धाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। धाराओं का जल आसपास के जल से थोड़ा ही अधिक गर्म या ठंडा होता है, यानी इनका जो जल है आसपास का जो भी सागर का जल है उससे अधिक गर्म या फिर ठंडा होता है। पवनों की तरह से धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, यानी धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में कहां पर, अपनी दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब है महासागरीय धाराओं के प्रभाव। देखिए, जिन तटवर्ती क्षेत्रों और द्वीपों से धाराएं गुजरती हैं वहां की जलवायु को, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर ये धाराएं बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए संसार के जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों के बनने का कारण जो है ठंडी धाराओं का होना है। गर्म धाराएं जो हैं किसी स्थान का तापमान उसके अक्षांश के औसत तापमान की तुलना में अधिक बढ़ा देती हैं। वहीं ठंडी धाराएं जो हैं किसी स्थान की जलवायु को अपेक्षाकृत ठंडा कर देती हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर में जो है क्यूरोसियो की धारा जो कि एक गर्म धारा है, और अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की धारा ये भी एक गर्म धारा है। तो क्यूरोसियो की धारा जो है दक्षिणी जापान का, और गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग की जो जलवायु है इसको मृदुल बनाती है। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम की धारा है, और इधर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है दक्षिणी जापान के पूर्व में बहने वाली क्यूरोसियो की धारा है। तो ये दोनों ही धाराएं जो है गर्म धाराएं हैं, और इनकी वजह से क्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी जापान के जो जलवायु है ये मृदुल बन जाती है। गर्म धाराओं से प्रभावित ध्रुवीय क्षेत्रों के जो पत्तन हैं ये सर्दियों में खुले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ है ये नहीं जम पाती है। देखिए, विषुवतीय प्रदेशों से चलने वाली जो गर्म धाराएं हैं जब ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो वहाँ पर ये वहाँ के पत्तनों को जमने नहीं देती हैं, जिससे कि वहाँ के पत्तन खुले रहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के लिए गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के प्रभाव से ध्रुवीय व्रत में स्थित नॉर्वे का जो तट है शीत ऋतु में भी खुला रहता है। यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आपका दिख रहा होगा, तो इसकी वजह से जो है जो नॉर्वे का तट है ये शीत ऋतु में भी खुला रहता है, ये जमता नहीं है। इसके विपरीत लेब्राडोर का तट जो अपेक्षाकृत निचले अक्षांश पर है ठंडी धारा के प्रभाव से उसी अवधि में बर्फ से ढका रहता है। देखिए, लेब्राडोर यहाँ पे पड़ता है, और लेब्राडोर का तट भी जो है ये निम्न अक्षांश में पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ठंडी धारा बह रही है, लेब्राडोर की धारा एक ठंडी धारा है, तो ठंडी धारा बहने की वजह से लेब्राडोर के आसपास का जो तट है ये उस अवधि में बर्फ से ढक जाता है। गर्म धाराओं के ऊपर से आने वाली पवनें अधिक आर्द्र होती हैं और ये तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा वर्षा भी करती हैं। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन में प्राय ऐसी पवनों से वर्षा होती है। आगे यहाँ बताया गया है कि वहीं जो ठंडी धाराएं हैं, तो ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली जो पवनें होती हैं ये शुष्क और ठंडी हो जाती हैं। चूंकि गर्म धारा होगी तो गर्म धारा होने की वजह से क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, तो जलवाष्प जो है आकाश में जाके बादलों का रूप ले लेगी और पवनों के सहारे बहकर ये वर्षा करेगी। वहीं ठंडी धाराएं होंगी तो ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली जो पवनें होंगी, चूंकि ठंडी धारा में कोई वाष्पीकरण तो हो नहीं रहा है तो पवन के साथ कोई भी नमी यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रही है, तो ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली जो पवनें हैं ये शुष्क और ठंडी हो जाती हैं। इसलिए इन पवनों से तटीय भागों पर या तो वर्षा होती ही नहीं है या फिर बहुत कम वर्षा होती है। तटों के समीप संसार के गर्म मरुस्थलों की उपस्थिति के लिए ठंडी धाराएं भी अंशतः जिम्मेदार हैं। दक्षिणी अमेरिका का जो अटकामा मरुस्थल है ये इसका उदाहरण है, ठंडी धारा का ही उदाहरण है। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर प्लवक, देखिए प्लैंकटन जो है मछलियों का भोजन होते हैं, ये खूब पनपते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से घना कोहरा छा जाता है, जो कि खास करके जो जहाज होते हैं, पोत वगैरह होते हैं, उनको रास्ता दिखने में काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो न्यू फाउंडलैंड जहाँ पर गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा और ठंडी लेब्राडोर की धारा आकर मिलती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त कोहरा यहाँ पर बनता है। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण धाराओं का मैप दिया गया है और मैप के माध्यम से मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो धाराएं दी गई हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करता जाऊँगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नीले रंग के तीर हैं, तो नीले रंग के तीरों का मतलब है कि ठंडी धाराएं हैं, और लाल रंग की जो तीर वाली धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक महासागर की धाराओं को देखते जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अटलांटिक महासागर की।
नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कहाँ पर, यानी जो मध्य अमेरिका महाद्वीप वाला पोर्शन पड़ रहा है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन पड़ रहा है, यहाँ पर एक धारा बह रही है उत्तरी विस्वती धारा। ठीक है, तो ये धारा जो है गर्म धारा है, और यही धारा जब आगे बढ़ जाती है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में आ जाती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा का अगला विस्तार जो है ये उत्तरी अटलांटिक अववाह के नाम से है, और इसी धारा की वजह से नॉर्वे के तट जम नहीं पाते हैं, और ये धारा भी एक गर्म धारा है। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में लेब्राडोर की धारा आ रही है, जो कि एक ठंडी धारा है। आगे देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा जो है दो भागों में डिवाइड हो गई है, एक तो आगे उत्तरी अटलांटिक अववाह में निकल गई है, और फिर ये केंद्रीय धारा के रूप में मुड़ गई है। तो केंद्रीय धारा के रूप में जब ये मुड़ी है तब ये ठंडी हो जाती है। तो केंद्रीय धारा एक ठंडी धारा है, और केंद्रीय धारा जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ती है। केंद्रीय धारा की वजह से ही अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का विस्तार हुआ है, सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इन सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए केंद्रीय धारा उत्तरदायी है। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके करीब भी हम देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पर आप पूर्व में देखें तो पूर्व में एक इक्वाडोर की विपरीत धारा जा रही है। ठीक है, और इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में ब्राजीलियन धारा आ रही है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में फॉकलैंड की धारा है, जो कि एक ठंडी धारा है। फिर इधर आ जाते हैं, इधर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में बेंगुला की धारा बह रही है, जो कि एक ठंडी धारा है। तो ऐसे करके हमने अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं इनके बारे में देख लिया है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं की। तो देखिए हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में ओगलहास की एक गर्म धारा बह रही है, यानी आप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में ओगलहास या अगुलहास की गर्म धारा बह रही है। आगे चलकर यही धारा जो है पश्चिमी वायु अफवाह के संपर्क में आ जाती है, और फिर आगे चलकर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में ठंडी धारा बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। और जैसे ही ये धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है आगे की तरफ जैसे ही मुड़ती है, तो वैसे ही ये विस्वतीय विपरीत धारा या गर्म धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमने हिंद महासागर की धाराओं को भी देख लिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, क्यूरोसियो की जो धारा है ये दक्षिणी जापान के तटों पर बहती, दक्षिणी जापान जो है उसके पूर्व में बह रही है, जो कि एक गर्म धारा है। फिर ऊपर इसके देख पा रहे होंगे आप, जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में एक धारा पड़ रही है जो कि ऊपर की तरफ से आ रही है, ये ओयोसियो की धारा है, ये एक ठंडी धारा है। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए आगे जो है क्यूरोसियो की धारा का ही एक विस्तार और हो गया है। एक विस्तार जो है उत्तरी प्रशांत अफवाह के रूप में हुआ है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत अफवाह जो है ये भी एक गर्म धारा है, और उत्तरी प्रशांत अफवाह जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, अलास्का की तरफ मुड़ जाता है, तो अलास्का धारा जो है एक गर्म धारा है। फिर इधर आ जाते हैं, यानी आपके जो दक्षिण प्रशांत महासागर है उसमें धाराएं देख लेते हैं। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में आप देख पा रहे होंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला जो महाद्वीप है, इसके पश्चिम में एक धारा बहती है जो कि हम्बोल्ट धारा या फिर पेरू धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि एक ठंडी धारा है। फिर इधर बात कर लेते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया धारा आ रही है। तो कैलिफोर्निया धारा जो है एक ठंडी धारा है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उनके बारे में यहाँ पर देख लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा कि कौन सी धारा किस महाद्वीप के कौन सी साइड में बह रही है, ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।